हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं खगोल विज्ञान के बारे में और ये खगोल विज्ञान का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था पार्ट 1 के बारे में और वहाँ देखा था कि अलग अलग कुल 5 खगोल शास्त्रियों ने क्या बातें कही हैं ब्रह्मांड को लेके, जानने को लेकर के। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। ठीक इसी तरह से पूरी ज्योग्राफी को बिल्कुल बेस से कवर करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। आइए बात शुरू करते हैं टॉलमी के ऊपर। मैंने आपको कहा था ना कि टॉलमी जब आएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम ये उल्टा पुल्टा कर देता है। तो 2nd सेंचुरी एडी में आता है टॉलमी, 2nd सेंचुरी एडी में आता है टॉलमी। इसका पूरा नाम रहता है दोस्तों क्लॉडियस टॉलमी। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं कि नया व्यक्ति कौन आ गया, क्लॉडियस टॉलमी ही टॉलमी है। तो पी यहाँ पे साइलेंट है इसलिए इसको बोलते हैं टॉलमी। सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन करने वाला कौन था? किया तो अच्छा काम, ऐसा अध्ययन किस काम का कि जो सब चीज़ें फेल करवा दो तुम, ऐसा अध्ययन किस काम का है? तो किया तो इसने नियमित अध्ययन, पहला अध्ययन किया और इसने जो अवधारणा दी वो अवधारणा दी जियोसेंट्रिक की। हकीकत क्या है, जियोसेंट्रिक तो है ही नहीं। अगर हेलियोसेंट्रिक की बात किया होता तो कुछ हद तक बात सही थी। हालांकि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है ये जानकारी अभी किसी को प्राप्त नहीं हो पाई। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड के केंद्र में ब्लैक होल है, ठीक है, और लेकिन इस बात से सब लोग सहमत हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र पे 110% हमारा सौरमंडल तो नहीं है, क्योंकि हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड की जो आकाशगंगा है उसकी भुजा पे, मैं बताऊंगा आपको कि उसका लोकेशन कहाँ है, इसलिए हमारा सौरमंडल तो केंद्र में नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ एक ब्लैक होल होगा। ब्लैक होल क्या होगा इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा, बहुत ही डिटेल से कवर करके चलेंगे। तो इसने बोला जियोसेंट्रिक। अच्छा, हिंदी में बताऊँ क्या? जियोसेंट्रिक माने कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये अवधारणा विकसित करना। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा हेलियोसेंट्रिक के बारे में, बहुत सारे लोग नए नए खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने बताया हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा दी, मतलब कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। चलो वहाँ तक बात ठीक था। क्यों ठीक था? क्योंकि सौरमंडल के केंद्र में तो सूर्य है ना, तभी तो सारे ग्रह सारे जो ग्रह हैं, उपग्रह नहीं, उपग्रह तो अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और सारे ग्रह किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। तो कहीं ना कहीं सूर्य है बीच में, लेकिन पृथ्वी को बीच में कह के पहला काम गड़बड़ किया इसने। अच्छा, इसी सिद्धांत का नाम था भूकेंद्रीय सिद्धांत। हिंदी में क्या है? जियोसेंट्रिक थ्योरी ही भूकेंद्रीय सिद्धांत है। अब आपके सामने अभी मैं दे रहा हूँ टिपिकल चीज़। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, इसने कहा क्या? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। आप सहमत हैं क्या? जाहिर सी बात है नहीं है, इसलिए वह गतिशील नहीं है। इसका मानना था कि लोगों ने पूछा कि आप किस आधार पे कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो स्थिर है, और लोग बोलते थे ना कि सूर्य स्थिर है, तो लोग इससे पूछते थे कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि सूर्य स्थिर नहीं है। तो इसने कहा देखिए, स्थिर तो भाई हमारी पृथ्वी है, बाकी पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। क्यों कह रहा है उसने ऐसा? उसने कहा जो सूरज उगता और डूबता है, ये सूरज भी हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो लोगों ने जब तारों को देखा, जिसने कहा सारे तारे हमारे पृथ्वी के चक्कर में घूम रहे हैं, ठीक है, सारे तारे हमारे पृथ्वी के साथ ऊपर जो है घूम रहे हैं रात के समय। भाई तारों की स्थिति भी बदलती रहती है ना, खाली ध्रुव तारा छोड़ दो तो बाकी सारे तारों की स्थिति जो है चेंज होती रहती है। ये अब जब मैं पढ़ाऊंगा आपको नक्षत्र दिवस, तो वहाँ बताऊंगा कि नक्षत्र दिवस में आप नहीं पहचानते हो, लेकिन सारे तारे अपना स्थान चेंज करते हैं। 28 दिनों तक इस तरह चलता है सिस्टम, 14 दिन एक बार, 14 दिन एक बार। तो पूरा डिटेल से वहाँ बात करूँगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि इसने कहा कि पृथ्वी गतिशील नहीं है, पृथ्वी स्थिर है, बाकी सब घूम रहा है। उन्होंने सौरमंडल के अन्य ग्रहों के तुलनात्मक गति का मॉडल भी प्रस्तुत कर दिया। अच्छा, एक बात बता दो, ये होता है, ये सूर्य है और ये उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जो अनेक ग्रह हैं। चलो मान लिया मैंने बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इस तरह से अनेक चीज़ें होता है ऐसा। तो ये होता है, अगर ये ऐसे बोला होता तो बात समझ में आती। चलो ये ऐसे भी नहीं बोला, अगर इसने ऐसे भी बोला होता तो भी बात समझ में आती कि चलो चक्कर लगाती है, लेकिन एकदम गोलाकार चक्कर नहीं लगाती, कोई अंडाकार चक्कर लगाता है, कोई दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, तो भी बात सही रहती। उसने कुछ ऐसा बोला जो आप सोच ही नहीं सकते हो। अगर ये दोनों बात बोला होता तो बात कुछ हद तक सही थी कि चलो गोल चक्कर लगाती एकदम बराबर, या ये बोला होता कि थोड़ा चलो एक साइड ज़्यादा दूरी एक साइड कम दूरी है, तो ये हो गया ना अर्धवृत्ता, मतलब कि वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार, यही तो है। तो इस तरह से अगर होता तो भी सही रहता। इसने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, तो इसने क्या बोला? इसने जो बोला वो आप सोच नहीं सकते हो, मैं फिगर नहीं बना सकता हूँ। सोचो, मैं बता रहा हूँ इसने क्या बोला। इसने बोला कि ये पृथ्वी है और सारे ग्रह घूम रहे हैं। अब आप हमको सोच के अपने कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और उसमें बनाइए कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है
बुध भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, शुक्र भी घूम रहा है, मंगल भी घूम रहा है। कैसे बनाओगे फिगर? अरे हमको पता है यार कि शुक्र जो है एक साइड है पृथ्वी के और मंगल दूसरे साइड है, ठीक है, और हम ही नहीं, पृथ्वी नहीं, ये सारे ग्रह ही नहीं, पृथ्वी भी साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो मुझे तो ऐसा फिगर बनाने नहीं आता जो वो सोच रहा था कि सारे ग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और इस आधार पर उसने मॉडल भी प्रस्तुत कर दिया, पता नहीं कौन सा मॉडल उसने प्रस्तुत कर दिया जो लोगों को इतना पसंद आ गया। सौरमंडल के सभी ग्रह वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं जबकि पृथ्वी केंद्र में स्थित है। तो चलो आप करा लो परिक्रमा वृत्ताकार पथ पे और डाल दो पृथ्वी को केंद्र में, और हमको फिर आप बता देना कि कैसे इसका फिगर बनता है। हमको तो नहीं समझ में आया कि कैसे हो सकता है। ये यही है कि आप कल्पना कर लीजिए कि सूर्य जो है पृथ्वी की जगह पे है और पृथ्वी किसके जगह पे है? सूर्य के जगह पे है। ये तभी पॉसिबल है। इसने इस विचार पर भी दावा ठोक दिया, एक तो गलत, ऊपर से दावा ठोक रहा है। क्या दावा ठोक रहा है? कि किसी भी ग्रह के भविष्य में पृथ्वी से दूरी तथा उसके अवस्थिति का वैज्ञानिक पता लगाया जा सकता था। मतलब क्या है इसके मतलब का? तो याद रखिए, फिर से समझिए बात को। किसी भी ग्रह का भविष्य में पृथ्वी से दूरी और उसकी अवस्थिति का वैज्ञानिक पता लगाया जा सकता है। चलो ये बात तो कुछ हद तक सही है कि पता लगाया जा सकता है, लेकिन जब तुम पृथ्वी को गलत जगह पे सेट ही कर दिए हो तो किसी ग्रह से सही दूरी ज्ञात होगी? क्या सही है? क्या शनि ग्रह हमारा चक्कर लगा रहा है? नहीं ना। कैसे आप सही साबित कर देंगे? हर कंडीशन में आपका हर सवाल गलत हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी को उठा के सूर्य की जगह पर रख दें और सूर्य को उठा के पृथ्वी की जगह पर रख दें तो क्या हम पृथ्वी की शनि से जो सही दूरी है वो गणना कर पाएंगे? कभी कर ही नहीं सकते। तो ये संकल्पना भी उसकी पूरी तरीके से व्यर्थ सिद्ध हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो सही बोलने की कोशिश कर रहा था वो भी गलत हो जाती है। इतना सारा गलत निर्णय देने के बावजूद भी उसकी यह टेक्निक जो है 13वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। दूसरी शताब्दी में आया था, 13वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, मतलब 1100 साल तक उसको लोग मानते रहे कि टालमी जो कहा है बहुत बढ़िया बात कहा है। 1100 सालों तक लोगों को यह मानना पड़ा क्योंकि कोई था ही नहीं जो इनकी बातों को टाले। क्यों नहीं टाल पा रहा था? क्योंकि जो रोम जो साम्राज्य था, रोमन जो कैथोलिक चर्च थे ना, इन्होंने कैथोलिक चर्चों ने इसकी मान्यता दे दी थी, उनके पादरियों ने इनकी मान्यता दे दी। जैसे हमारे यहाँ पंडित बाबा अगर कुछ कह दिए तो उस बात को नहीं टालेंगे, ये काम नहीं करना, नहीं दोष है तो आप कुछ भी करवा लो, काम नहीं होता हमारे घर में। क्यों? क्योंकि हमारा एक विश्वास है पंडित बाबा के ऊपर। ठीक उसी तरह से रोम के जो पादरी थे, उनकी बातों को वहाँ के लोग जो है, वहाँ के निवासी हैं, वो टालते ही नहीं थे। जब वो टालते नहीं थे तो कोई नई अवधारणा का जन्म ही नहीं हुआ। भाई अवधारणा का जन्म कब होता है? जब आदमी को सोचने और बोलने की स्वतंत्रता हो, सोचने समझने बोलने कार्य करने की आज़ादी हो। और जहाँ पे इस तरह का बात आ जाए, जैसे आपके पापा कहें कि पंडित बाबा मना किए हैं कि इनको घर से बाहर नहीं जाना है 1 महीने तक, और आप बाहर चले गए तो फिर दिक्कत है आपके लिए। तो वही सारी चीज़ है कि आप खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे और आपके घर वाले आपको ऐसा करने नहीं देंगे, करोगे तो फिर दिक्कत है आपके लिए। तो रोमन कैथोलिक चर्चों ने इस बात को स्वीकार किया और इसकी वजह से टॉलमी के अलावा अगली 1100 सालों तक किसी ने नया खोज करने का जिम्मा ही नहीं उठाया। तो बात तो वहाँ रोमन कैथोलिक चर्च की थी, तो बाहर के लोग तो कुछ खोज सकते थे, बाहर के लोग तो खोज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना। बाहर की दुनिया तो लड़ने भिड़ने में लगी थी। 13वीं शताब्दी तक तो भैया महमूद गजनवी आ गए, गौरी आ गए, देश की लड़ाई वड़ाई। हमारे यहाँ तो गुप्त काल बीता, मौर्योत्तर काल बीता, गुप्त काल बीता, गुप्तोत्तर काल बीता, उसके बाद तो इतने वंश आ गए छोटे छोटे। हम तो लड़ाई झगड़े में बीजे थे। हमको कहाँ फुर्सत है कि हम ब्रह्मांड के बारे में सोचें? हमको कहाँ फुर्सत थी? तो इसी तरह से हर देशों की अपनी छोटी मोटी समस्याएं थी, लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 13वीं शताब्दी तक ये उसकी कथा प्रचलित रही। उसके बाद आया निकोलस कापरनिकस। ये 1473 से लेकर 1543 तक था। जब ये आया तब थोड़ा सा जान में जान आया। बाबर के समय की बात बता रहा हूँ। बाबर के समय के बाद कापरनिकस का जो टाइम था वो बाबर का समय का टाइम था, ठीक है। कापरनिकस रहने वाला था पोलैंड का, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, पोलैंड का रहने वाला था और आधुनिक खगोल विज्ञान का जन्मदाता भी इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आधुनिक खगोल विज्ञान का आरंभ भी किसने शुरू किया? कॉपरनिकस ने ही शुरू किया। पूरा नाम था निकोलस कापरनिकस। जैसे टालमी का था क्लाडियस टालमी, उसी तरह से इसका नाम था निकोलस कापरनिकस। कापरनिकस जो था वो अरिस्टार्कस की बातों से सहमत था। अरिस्टार्कस के बारे में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा ना। अरिस्टार्कस भी वो पहला व्यक्ति था जिसने सब कुछ सही सही बताया, दुनिया को जानकारी दिया, जिसने पहली बार बोला कि हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा है, सूर्य जो है ब्रह्मांड के मध्य में है, कम से कम पृथ्वी का तो नहीं बताया। ये अरिस्टार्कस की बातों से संबंधित सहमत था और इसने भी कहा कि हाँ, अरिस्टार्कस की बातें बिल्कुल सत्य है और हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा ही
सत्य है। तो इनके विचार से सहमत तो था, लेकिन अब इसकी बात माने कौन? वही वाला हाल हुआ जैसे अरस्तु के बाद जो आया, ठीक है, उसकी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था अरिस्टाटल। तो उसी तरह से यहाँ भी दिक्कत हुआ। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, इसने पूरी अवधारणा दी। देखिए क्लियर कट बात कर रहा है। इसने बताया कि सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है, बिल्कुल सही बात इसने कहा। तथा पृथ्वी और उसके साथ साथ अन्य ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और भी सही बात बोला। तो कॉपरनिकस आके टालमी की बातों को गलत ठहराता है और साथ ही साथ पूरी की पूरी विचारधारा बदलता है, क्योंकि 1100 सालों से लोग एक ही बात सुनते जानते चले आए थे, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा अपोज करने वाला कोई नहीं था। इसका कोई बहुत ज़्यादा अपोज करने वाला नहीं था। साथ ही साथ इसने ग्रहों की अवस्थिति का भी ज्ञान हमें कराया, और सबसे पहले इसी ने बताया कि सन के सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, फिर पट्टी है क्षुद्र ग्रहों की, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अरुण वरुण को देखिए दोस्तों यूरेनस और नेपच्यून बोला जाता है। और जो वलय देख रहे हैं ना, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हमारे सौरमंडल में किन किन ग्रहों के पास अपना वलय है। वलय माने चक्र, तो शनि के पास अपना वलय है, साथ ही साथ अरुण के पास भी अपना वलय है। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुण और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं। खैर आगे बताऊंगा, अपोजिट दिशा में चक्कर लगाते हैं, अपने घूर्णन करते हैं अपोजिट दिशा में। चलिए मैं बाद में बात करूंगा उसके ऊपर। तो ये आप याद रखिएगा, अपना घूर्णन की बात कर रहा था मैं, तो ये याद रखिएगा। फिलहाल ये 8 ग्रह की स्थिति याद रखिएगा। जो यम था ना, उसको 2006 में ही ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, वो सभी बात में। अभी आप खाली इतना ध्यान दीजिए कि ग्रहों की जो अवस्थिति थी वो सबसे पहले किसने बताया? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया। तो निकोलस कॉपरनिकस ने कहीं न कहीं जो हमारी गलत अवधारणाएं थी उसको सही की तरफ लेकर चला, और साथ ही साथ ये भी बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन कर रही है। यही गति उसकी दैनिक गति है। दैनिक गति को ही दोस्तों परिभ्रमण गति कहा जाता है। 2 तरह की गतियों का आपको वर्णन मिलेगा, एक परिभ्रमण वर्ड है, एक है परिक्रमण। तो कई बार आप लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि सर परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर क्या है। तो याद रखिए, जैसे हम कभी मंदिर जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि परिक्रमा करो, परिक्रमा करो। कभी बोलते हैं कि परिभ्रमण करो, क्या बोलते हैं? परिक्रमा। परिक्रमा माने क्या होता है कि मान लीजिए ये पेन है और हमको परिक्रमा करना है मार्कर के बगल में, ठीक है, तो हाईलाइटर के, तो ये देखिए ये इस तरह से परिक्रमा करते हैं, ठीक है, इस तरह से परिक्रमा, चारों तरफ घूमना मतलब परिक्रमा करना। अब सपोज करिए सूर्य है और जो घूमने वाला पृथ्वी है, ये परिक्रमा। तो जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो वो होती है परिक्रमण गति, ठीक है। अब परिभ्रमण मतलब जब अपने ही धुरी पे घूमती है तो ये होती परिभ्रमण गति, और यही तो है इसकी दैनिक गति, ठीक है। और जो पृथ्वी चारों ओर घूमती है सूरज की, इसको वार्षिक गति बोलते हैं, ठीक है। वार्षिक गति, दैनिक गति माने रोज रोज हर 24 घंटे में पृथ्वी अपने धुरी पे एक चक्कर घूम लेती है। वो भी बताऊंगा कि कितने की स्पीड से घूमती है और क्यों घूमती है। क्यों घूमती है भाई, आपके पास रीजन है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, ज्योग्राफी देखिए, आप जितना क्रॉस क्वेश्चन आपके मन में उठेगा, जान लीजिए कि जानने की उत्सुकता उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा आपकी जानने की उत्सुकता होगी, काम करने का और याद करने का फंडा उतना क्लियर होगा। कभी आपने सोचा कि सर ये बताइए पृथ्वी घूमती कहाँ है? आप जहाँ कहीं भी पढ़े हो एक बार वहाँ क्वेश्चन करिएगा। अभी इस टॉपिक पर हम लोग आएंगे काफ़ी दिनों के बाद, जब पृथ्वी पर आऊँगा तब आऊँगा। अभी तो मुझे ब्रह्मांड बताना, आपके पास हफ्ते भर का समय है। 1 हफ्ता के अंदर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी घूमती क्यों है, पृथ्वी अपने धुरी पे गोल गोल घूमती क्यों है। सिर्फ एक बात का चक्कर लगा बताइएगा, अपने धुरी पे, चारों तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ। चारों तरफ तो कई लोग बोल देंगे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण घूमती है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण, चलो बात में मान लिया। पृथ्वी अपने धुरी पे क्यों घूमती है आपको ये बताना है, ठीक है। आगे ये बात करते हो, तो ये उसकी दैनिक गति थी, और इसके बारे में सबसे पहले बताया कॉपरनिकस ने, निकोलस कॉपरनिकस ने, ठीक है। आगे ये बात करते हैं, परंतु लोगों को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और आलोचना भी किया लोगों ने, क्योंकि 1100 सालों से जो नियम कानून आदमी फॉलो करके आ रहा है, यदि अचानक से उसको बदलने के लिए कहा जाएगा तो लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लोगों ने कहा कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है, अगर इतना बड़ा गोला अगर घूमेगा या घूर्णन करेगा, जो तुम कह रहे हो दैनिक गति करती है पृथ्वी, अगर ऐसा करेगा तो उस पर स्थित जल और अन्य तत्व जैसे पहाड़ हो गए, हम ही आप हैं, हमारा घर परिवार है, ये सब तो बिखर जाएंगे। इतनी बड़ी चीज़ अगर गोल गोल घूमेगी तो ये सब तो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों मतलब कोई मानने के लिए इस बात को तैयार ही नहीं था। तो खैर वो जो ये है समझाते समझाते लोगों को कॉपरनिकस एकदम थक गया, लास्ट में चुप हो गया कि जिसको जो समझना हो समझने दो। इसको कहा जाता है दोस्तों खगोल शास्त्र का पिता, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। और मैंने बताया कि प्राचीन खगोल शास्त्र का जनक इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है प्राचीन, और आधुनिक में कौन आ गया आपका कॉपरनिकस। इसके बाद आया जॉन्स केपलर।
1571 से 1630 के बीच में जॉन्स केपलर आया और ये समय चल रहा था अकबर का। भारत में किसका समय चल रहा था? अकबर का। तो उसके समय की बात बता रहा हूँ, जॉन्स केपलर, और ये जर्मन का रहने वाला था। कोपरनिकस जो था हमने पढ़ा वो पोलैंड का रहने वाला था, ये जर्मन का था। तो अब जो देखिए खगोल शास्त्री आ रहे हैं रोम से बाहर आ रहे हैं। तो अभी हमने शुरू में देखा लाइन से रोम रोम रोम, अब जो है नए नए लोग आ रहे हैं उभर के हमारे सामने। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था जर्मन का, और ये जो है कोपरनिकस के सिद्धांतों से सहमत था और इन्होंने समर्थन भी किया। जिस तरह से कोपरनिकस ने अरिस्टार्कस की बातों को समर्थन किया, ठीक उसी तरह से जॉन्स केपलर ने किसकी बातों का समर्थन किया? कोपरनिकस की बातों का समर्थन किया और कहा कि कोपरनिकस बिल्कुल सही कह रहा है, पृथ्वी की दैनिक गति है और ये सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और एक चीज़ बस कोपरनिकस ने डिस्क्राइब करना भूल गया था कि चक्कर तो लगा रहे हैं लेकिन उनका पथ का आकार कैसा है। तो उसने कहा कि जो ग्रह हैं ये वृत्ताकार पथ के बजाय अंडाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी ग्रह वृत्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगाता है, उनका पथ या तो अंडाकार होता है या तो दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट वृत्त कोई नहीं बनाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बन रहा है तो मैं अभी बता दूं आपको कि एक कंडीशन आती उपसौर और अपसौर की। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं 3 जनवरी और 4 जुलाई को होता है उपसौर और अपसौर। ये क्यों होता है? एक में जो होता है पृथ्वी सूरज से बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, दूसरे कंडीशन पृथ्वी सूरज से सबसे दूर चली जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों, तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा कि जो आप समझते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, घूमती तो है लेकिन वो अपना स्थान भी परिवर्तित करती है। तभी तो सूर्य जो है यहाँ से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना क्यों जरूरी है? भाई जब सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ता है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आप किसी भी चीज़ को देख लो ना, किसी भी लाइट से अगर आप डिफर कर रहे हो, चक्कर तो मार रहे हो लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी ऊपर नीचे भी हो रही है। ठीक है, इसी वजह से तो 6 महीना जो है उत्तरी ध्रुव में और 6 महीना दक्षिणी ध्रुव में जो उजाला होता है, आपको लगता है कि डायरेक्ट अचानक से दिन हो जाता है? नहीं, अचानक से दिन नहीं होता। मैं बताऊंगा, ऐसी भी जगह है जहां 8 घंटे दिन होता है, फिर जहां ऐसी भी जगह जहां 10 घंटे दिन होता है। आज की टाइम पे बता रहा हूं मैं, आज के समय में कहीं 12 घंटा दिन होता है, कहीं 14 घंटा दिन होता है, और इसी धरती पर आज ही के दिन किसी किसी जगह 18 घंटा का दिन है और कहीं 22 घंटा, कहीं 24 घंटा और कहीं कहीं पूरे 24 के 24 घंटे दिन है। आज इसी वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, ये डेली की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको सारी बातें वहाँ बताऊँगा बिल्कुल डिटेल में। आगे ये पढ़ते चलते हैं। तो ये वृत्ताकार पथ के जगह अंडाकार पथ पर चक्कर लगाते थे। इंग्लिश में बोला जाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ठीक है, और फिर ये सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर ही रहे हैं। यह एक अति धार्मिक व्यक्ति था। कौन? जॉन केपलर एक अति धार्मिक व्यक्ति था। उसकी मान्यता थी कि भगवान ने ही ब्रह्मांड को बनाया है। केपलर ने ग्रहों की परिक्रमा के लिए 3 तरह के सिद्धांत दिए। ग्रहों की परिक्रमा के लिए कितने सिद्धांत दिए? 3 सिद्धांत दिए। ध्यान से समझिएगा कौन कौन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत दिया कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, अगर ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह हैं तो इनका पथ जो होगा ये अंडाकार पथ होगा। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी बात क्या बताई कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के प्रदक्षिणा क्रम में बराबर दूरी एवं बराबर समय पर, मतलब 1 वर्ष में ही चक्कर लगाते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी अधूरी है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं जो जल्दी घूम लेते हैं, बहुत सारे ग्रह हैं जो इनका परिक्रमा ही बहुत देर होता है। अरे मैं आप ही से कह दूं कि ये गोला है, यहाँ से यहाँ घूम के आना कम दूरी लगेगा, मैं आपसे कहूँ ऐसे ऐसे घूम को पूरा लंबा चक्कर मार के ज़्यादा समय लगेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। लेकिन चलो उसने कुछ प्रयास तो किया, सराहनीय प्रयास है। अगला सिद्धांत उसने क्या दिया कि कोई भी ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसकी दूरी तथा घूमने की गति, समझिएगा बात को, उसकी दूरी तथा घूमने की गति मतलब कितना दूर है वो, और घूमने की गति में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अपोजिट का संबंध होता है इन दोनों में। अर्थात कोई भी ग्रह, आपने नहीं समझा होगा ना, ये ऐसा बात ही बोलता है ना, एक्चुअली साइंस है ना, पता नहीं साइंस बन कहाँ गया, और बन गया तो इतना टिपिकल कहाँ बन गया। मैं ये बात बोला हूँ, आधा लोग समझे होंगे, आधा लोग के दिमाग से उड़ गया होगा कि दूरी तथा घूमने की गति में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो बात है दोस्तों कि इस बात को हम अपने हिसाब से कैसे बोलें कि एकदम तुरंत हमारे दिमाग में बन जाए बात। देखिए, कोई भी ग्रह, कोई भी मतलब मान लो आप लोग मंगल लेके चलो, पृथ्वी की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, मंगल ले लो, शनि ले लो, बृहस्पति ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। कोई भी ग्रह जब नज़दीक होता है, जब नज़दीक होता है किसके? सूर्य से, तब वो तेज गति से घूमता है।
जब वह दूर होता है तब वो धीमी गति से घूमता है, और इसी को कहा गया कि दूरी तथा घूमने की गति में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब समझ गए ना, जो नज़दीक रहेगा वो जल्दी से घूमेगा, जो दूर रहेगा वो लेट से धीमे धीमे गति से घूमेगा। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा सबसे पहले? ये कहा जॉन्स केपलर ने। ठीक है, तो ये कई बात कहने का अलग अलग वे है, अलग अलग तरीका है। इसके बाद दोस्तों बात शुरू होती है गैलीलियो की। बिल्कुल घबराइए मत, ये आखिरी पेज है, थोड़ा सा ये आखिरी है, इसके बाद नहीं है, एक ही पेज और है। आइए बात करते हैं गैलीलियो गैलीली की बात करते हैं। आप लोगों ने सुना है इटली का निवासी था, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। 1564 से 1642 तक इसका शासनकाल था। 1564 में दोस्तों हमारे यहाँ तो अकबर ही था, और 42 तक आते आते यहाँ पे जहांगीर का शासन हो गया था। तो उसी समय की बात कर रहा हूँ मैं। यह अति वैज्ञानिक टेलीस्कोप इसने बना दिया। सबसे पहला टेलीस्कोप किसने बनाया? तो गैलीलियो ने बनाया। जैसे टेलीस्कोप बनाना, एक क्रांति आ गई इस दिशा में, खगोल विज्ञान की दिशा में क्रांति आ गई। क्या क्रांति आया? सौरमंडल को उसने देखा। सौरमंडल को देखकर एक अवधारणा फिक्स कर दी कि हेलियोसेंट्रिक है, मतलब सन सेंटर्ड है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। तुरंत देख के तुरंत बता दिया। और अब लोग जो है जिस तरह से बात को टाल रहे थे, टालमी अपनी बात तो कह के चला गया था उल्टा करके सब कुछ, उसके बाद जो है बात को टाले जा रहे थे, गलत करते सिद्ध करते जा रहे थे। तो अब वो गलत नहीं बोल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब तो टेलीस्कोप से देखकर उन बातों को बता दिया गया। तो उसको गैलीली ने बता दिया। इन्होंने यह भी बताया कि ऊपर से भूपृष्ठ पर गिरने वाले किसी भी वस्तु की गति एक समान ही होती है। ध्यान समझिएगा, जो बात न्यूटन ने कहा वही बात इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि भूपृष्ठ पर गिरने वाले किसी भी वस्तु की गति समान होती है। गति, कोई भी सामान अगर जमीन पे गिराओगे, दो सामान तो एक साथ गिरेगा, गति उनकी समान होगी। उसके भार से गिरने की गति प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, जबकि अरस्तु ने का मानना था, अरस्तु ने एक बात मानता था कि भारी वस्तु पहले गिरती है तथा हल्की वस्तु बाद में गिरती है। तो अरस्तु था भी यार कितने दिन पहले। ठीक है, वो सिकंदर के समय में अरस्तु था, कितना सोच सकता था बेचारा, उतना सोच लिया, बहुत सोच लिया कि भारी वस्तु पहले गिरती है, हल्की वस्तु बाद में गिरती है। ये तो अब न सोचने लायक हो गए हैं। आगे देखिए, गैलीलियो ने पीसा की मीनार के पास गया, क्योंकि इटली का रहने वाला था, और इटली में पीसा की मीनार 7 आश्चर्य में से एक है दोस्तों, ये पीसा की मीनार। तो पीसा के झुके हुए मीनार पर गया और वहाँ से एक पंख और एक पत्थर, इन दो चीज़ों को नीचे गिराया। और जब ये दोनों चीज़ें नीचे आती, दोनों एक साथ आती हैं। इससे प्रमाणित हो गया कि जो सारी वस्तुएं हैं, चाहे वो हल्की हैं चाहे वो भारी हैं, पृथ्वी पे वो एक समान ही आती है। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अगर एक लकड़ी का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा अगर ज़मीन पे गिराया जाए तो पहले कौन आएगा? पहले कोई नहीं आएगा, दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, इस बात से आप भी एकदम बेफिक्र रहिए और आप यही समझिएगा, दूसरा कुछ मत करिएगा, घर पे प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि जब भी कोई वस्तु भूपृष्ठ के ज्यों-ज्यों निकट आती है, उसके गिरने की गति में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तेज काम करने लगता है, और जिस तरह दूर रहती है तो वहाँ थोड़ा सा कम काम करता है। तो इसीलिए ज्यों-ज्यों निकट आती है त्यों-त्यों उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से भी मेल खाता है। तो सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से मेल खाने वाले सिद्धांतों को दिए थे वो थे गैलीलियो गैलीली। ये देखिए टेलीस्कोप है और ये व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने सब कुछ देखा टेलीस्कोप से, और क्या बताया? सर्वप्रथम सूर्य के सतह पर बनने वाले सौर धब्बों को भी बताया, जिसको सन स्पॉट बोलते हैं। दोस्तों मैं आऊँगा जब सूर्य पढ़ाऊँगा तो सूर्य के ऊपर जितने भी क्वेश्चन रेज होंगे ना आपके, वो सारे जवाब मैं दूंगा। मैं बताऊँगा सौर धब्बे बनते क्यों हैं, सौर धब्बे बनते क्यों हैं, सन स्पॉट। तो अभी आप याद रखिए कि इन स्पॉट के बारे में जानकारी दिया था गैलीलियो ने। चंद्रमा के सतह पर पर्वत हैं या घाटियां हैं, किस आधार पर उसने कहा? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी काले धब्बे हैं, और उसने कहा कि पर्वत भी हैं, वहाँ पे घाटियाँ भी हैं, साथ ही साथ काले धब्बे शायद जल हों। बहुत अच्छी बात बोला है, कंफर्म होकर नहीं बोला, कंफर्म बोल दिया होता तो गलत हो गया होता। उसने बोला शायद जल हो, यानी हो भी सकता है जल और नहीं भी हो सकता है। इन्होंने बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों की खोज भी की। किसकी? बृहस्पति ग्रह की, जो कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है आकार की दृष्टि से। उसकी 4 सबसे बड़े ग्रहों की खोज की तथा उनके चक्कर लगाने का समय और पथ का भी पता लगाया। ठीक है, तो ये सारी बातें गैलीलियो ने किया और बड़ा ही अच्छा काम रहा है उसका। इसके बाद देखिए कि ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाने की पुष्टि भी इनके द्वारा कर दी गई और सब लोग मान गए, क्योंकि अब बात टेलीस्कोप की थी। अब अगर गुरुत्वाकर्षण की बात आ गई दोस्तों, तो थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा आइजैक न्यूटन के बारे में। 1643 से लेकर 1727 तक इसका समय था। तो 1643 आप याद रखिएगा शाहजहाँ का समय था, और 1727 आते आते यहाँ पे औरंगजेब आ चुका था। तो शाहजहाँ औरंगजेब याद रखिएगा। उसी टाइम में बात करता हूँ आइजैक न्यूटन की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम इन्होंने प्रतिपादित किया न्यूटन जी ने, और प्रकाश के 7 रंगों से मिलकर बना है यह
बताया। जो प्रकाश है वो कितने रंग से मिला है? 7 रंगों से। 2 नियम इन्होंने बताया था, एक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, दूसरा गति का नियम दिया। दूसरा गति का नाम, गति विषय के प्रथम द्वितीय तृतीय नियम सुने ना। तो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना, ये बताया। साथ ही साथ कैलकुलस का खोज किया, जिससे हम गणितीय संक्रियाएँ करते हैं, याद रखिएगा। गति के नियम द्वारा इन्होंने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया? किसी भी ग्रह के घूर्णन मतलब जो अपने घूर्णन करता है, वो जो 24 घंटे वाला, तथा परिक्रमण यानी परिभ्रमण तथा परिक्रमण की क्रियाविधि क्या है, इसको सबसे पहले किसने स्पष्ट किया? आइजैक न्यूटन ने स्पष्ट किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर खगोलीय पिंडों का संतुलन, उनकी गति और उनका द्रव्यमान, इन सभी चीज़ों की भी व्याख्या किया उसने। तो मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरह से व्याख्या होगा। किसी भी खगोलीय पिंड का द्रव्यमान, अभी समझिएगा, कोई भी खगोलीय पिंड मान लीजिए, उसका जो द्रव्यमान है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है। किसी भी खगोलीय पिंड का द्रव्यमान उसके गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है, जबकि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से बात कर दिया उसी टाइप का, जो नहीं समझ में आता है अब समझा रहा हूँ मैं आपको, बात को उदाहरण के माध्यम से समझिए कि गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ही सागर में आने वाले ज्वार भाटा होते हैं। भाई देखो, कोई भी पिंड है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, हर चीज़ का देखिए द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है, द्रव्यमान भार अलग अलग होता है। हमारा भार अगर 60 किलो है ना, तो इसमें वजह है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है हमारे ऊपर, इसलिए हमारा भार इतना है। अगर आप निर्वात में जाके अपना भार चेक करेंगे ना, तो आप हल्के हो जाएंगे, ठीक है, आप हल्के हो जाएंगे पहले से, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी के द्वारा काम किया जा रहा है, ये समानुपाती है। हमारा द्रव्यमान और बल, तभी जनरेट होता हमारा भार। और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमान, कोई भी खगोलीय पिंड जो जितने हिसाब से दूरी रहेगा उसी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा आपको ग्रहों के बारे में, तो वहाँ इस नियम को और भी व्याख्या करके बात करूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारी वायु जो होती है वो भूपृष्ठ पर नीचे की ओर जाती है, जबकि हल्की वायु ऊपर की तरफ जाती है। जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया तो जलवायु विज्ञान में भी क्रांति आ गई, क्लाइमेटोलॉजी, और इस आधार पे तो पूरा का पूरा जलवायु विज्ञान काम करता है। जितने चक्रवात पड़ेंगे, जितने भी गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, जलधाराएं, सब इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगी। खाली किस कॉन्सेप्ट पे? न्यूटन ने जो बात बोला क्या, कि भूपृष्ठ पर भारी हवाएं जो होती हैं वो नीचे होती हैं और हल्की हवाएं ऊपर जाती हैं। भारी जो होगी हवा वो नीचे होती है, ठंडी हवाएं मतलब नीचे होती हैं, और जब ऊपर जाएंगे, अब ऐसे समझ लो ना, कोई मान लो 20 तल्ले की बिल्डिंग है, अभी ठंडी का समय आ गया, ठीक है, तो ठंडी के समय में क्या होता है कि जब आप ज़मीन से जितना पास रहेंगे उतना आपको ठंडा महसूस होगा, और ज़मीन से जितना ऊपर जाएंगे आपको उतना गर्म महसूस होगा। ये तो मौसम है ना, तो आप समझते हो कि मौसम है, मौसम नहीं है। इसका मतलब है कि भारी वायु जो होती है वो नीचे होती है, इसलिए नीचे के जगहों पर हमें ठंडा महसूस होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ हल्की वायु रहती है तो वहाँ हमको गर्म महसूस होता है। तो बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग है, सबसे ऊँची बिल्डिंग, अगर वहाँ आप चले जाएंगे तो जब जितने ऊपर जाओगे आपको उतने गर्मी का एहसास होगा, जितने नीचे जाओगे आपको उतने ठंडी का एहसास होगा। कहा जाता है दोस्तों कि ऊपर और नीचे में लगभग 20 डिग्री का अंतर होता है। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पर ऊपर और नीचे से आने जाने में खाली 20 डिग्री का, मतलब अगर नीचे टेम्परेचर 17 डिग्री का है तो ऊपर टेम्परेचर 37 डिग्री का है, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है, 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर होता है। उस बिल्डिंग की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो आप ये समझ लो। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे क्लाइमेटोलॉजी पे। दोस्तों अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हो तो अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे ब्रह्मांड के ऊपर। अब हम लोग अपने ब्रह्मांड की निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे जो है 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जो हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, क्यों हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत डिटेल से ज्योग्राफी को देखेंगे। अभी हम लोगों ने सिद्धांत देखा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे मन में जनरेट हुआ है, और इसी तरह से आप सारा वीडियो देखते रहिए। तो अगर छूट गया तो फिर आप कवर थोड़ा सा लेट कर पाओगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, जिस तरह से आप सारे अन्य यूट्यूब चैनलों को आप फॉलो करते हैं, उनसे इतना प्यार देते हैं, थोड़ा सा प्यार हमारे लिए भी कर दीजिए। बस इतनी सी बात कि आप वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ये कोशिश रहे आपकी। थैंक यू सो मच।